अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। क्या तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को पेशावर में बड़ा पावर शो करने में कामयाब होगी? क्या चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के खत का जवाब देंगे? जीएचक्यू हमला केस में अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करने का बानी पीटीआई को क्या नुकसान होगा? बुशरा बीबी ने डॉक्टरों की टीम से मिलने से इनकार क्यों किया? वज़ीर आला मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को किस्सा पारीना करार दे दिया, तो क्या पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत अब मिल जाएगी? और क्या जमहूरियत बंद गली में है या सब अच्छा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त और 14 अगस्त के एहतजाज के बाद अब पेशावर में जलसा करने जा रही है, जिसके लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन बानी पीटीआई की कैद के बाद से अब तक पार्टी रहनुमा आपस में इख्तलाफात में उलझे हुए हैं, जिसका इजहार कभी पसे चिलमन होता है और कभी मीडिया के सामने भी यह सुनने को मिलता है। 16 सितंबर को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने साथियों के बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार काफी सख्त लहजे में किया। मेरे पे तनकीद कराई जा रही है बार बार, हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं। मैं खुल के बात करता हूँ, एजेंडे वाले भी हैं, कुछ नादान हैं और कुछ मुनाफिक हैं, ये तीनों हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था? वही नाम थे, खान साहब ने कह दिया ना, वही नाम है। आपकी जमात में भी मुनाफिक मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये जो सारा कुछ चल रहा है, पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को कहूंगा कि भाई फोकस हो जाओ। एक ही हमारा फोकस है इमरान खान की रिहाई। मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि एक भी ऐसा दिन नहीं है मेरी जिंदगी में कि मैंने इमरान खान के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वो भी लड़ सकता है और वो भी रियासत के साथ तो बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं कर सके आप? उसके ऊपर भी जब होती है बातचीत तो मुलाकात ही नहीं छोड़ते हैं। अब इमरान खान के साथ बैठ के ये पॉलिटिकल लोगों को छोड़ेंगे, पॉलिटिकल बात होगी, कोई पॉलिटिकल पाकिस्तान के लिए बातचीत करेंगे। खान साहब ने कई बार कहा कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, तो बैठे बात करें। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत भी एक से ज्यादा बार ऐसी बातें कर चुके हैं। अब तो वो पार्टी में नई बगावत की पेशगोई कर रहे हैं। साथ ही उन्हें 27 सितंबर का जलसा भी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। तमाम जिम्मेदारी अली अमीन खान गंडापुर के कंधों पर डाली गई और अब उस से तवक्को की जाएगी कि इस जलसे को आपने अदीमुशान बनाना है। शायद ये जलसा इतना अदीमुशान नहीं होगा, इतना कामयाब नहीं होगा जितनी इसकी तवक्को की जा रही। कि ऐलान तो ये किया गया था कि जी 5 अगस्त पीक होगी एहतजाज तो गायब भी हो गया। यानी आप अब जलसों पे आ गए और वो भी केपी में। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ। न कोई स्ट्रेटजी है, न कोई आइंदा के लिए लाए अमल है कि पार्लिमानी कमेटियों से मुस्तफ़ी हो जाए। इसका कोई फ़ायदा, अगर ये एक्सट्रीम स्टेप लिया जाता है तो जो लोग अभी तक छुपे हुए हैं वो फिर खुल के आएंगे कि हम ऐसे फैसले नहीं मानते। एक तरफ पीटीआई 90 रोजा एहतजाज के मिशन पर है और दूसरी तरफ उनके एमएनएज और सेनेटर्स एक एक करके कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो रहे हैं। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने पीटीआई के दोस्तों को मशवरा दिया है कि वो ऐवान में मौजूद रहें तो कायमा कमेटियों में भी रहें और अपना जमहूरी किरदार अदा करें। लेकिन लगता है कि तहरीक इंसाफ पार्लिमान से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान को किसी बड़े बहरान में मुब्तला करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को किस्सा पारीना करार देते हुए कहा कि अडयाला जेल में बैठे शख्स को यह नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। जहां तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है तो एक तरफ तो वो तोशाखाना केस 2 और जीएचक्यू हमले के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जीएचक्यू हमला केस में तो गुज़श्ता रोज उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया और दूसरी तरफ उन्होंने चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी को एक खत लिख रखा है, जिसमें उन्होंने इंसाफ के दरवाजे उन पर और उनकी अहलिया पर बंद होने का शिकवा करते हुए कहा कि उन पर 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात हैं और वो 772 दिनों से कैद तन्हाई में हैं। उधर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान, जिन्हें अपने साथियों के खिलाफ आने वाले हालिया अदालती फैसले क्लाउड ब्रस्ट की तरह नजर आते हैं, वो चीफ जस्टिस से बानी के खत की सुनवाई करके रिलीफ देने की इस्तदा कर रहे हैं। सारे बेसलेस केसेस है
और सियासी नोयत है। हमेशा से लोग चीफ जस्टिस को लेटर लिखते हैं और सारी दुनिया जब चीफ जस्टिस को लेटर लिखते हैं तो चीफ जस्टिस साहब उसको पिटीशन बना करके सुनते हैं। हमने बड़ी सारी लेटर पहले भी लिखे थे, 2023 में लिखे, 24 में लिखे, 25 में खान साहब ने स्पेसिफिकली लिखे और खान साहब ने अपने केसेस से रिलेटेड लिखे, बीबी के केसेस से रिलेटेड लिखे। तो चीफ जस्टिस को चाहिए कि उसकी सुनवाई करे जरूर। उधर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम से मिलने और मुआयना करवाने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस 2 के समाअत के दौरान चक्कर आने और सर में दर्द रहने की शिकायत की थी और अदालत को तिब्बी मुआयना करवाने की इस्तदा भी की थी, लेकिन आज उन्होंने डॉक्टरों से मिलने से इनकार कर दिया। पीटीआई इन दिनों जो सियासत कर रही है इसका मकसद क्या है ये वाज़ेह नहीं, जिसकी वजह से कारकुनान भी गुमगू की कैफियत में है। दूसरी तरफ हुकूमत पीटीआई को बंद गली में देखकर बज़ाहिर मुतमईन तो है, इसे कोई खतरा भी नहीं, जबकि महमूद खान अचकजई, शाहिद खान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान और फवाद चौधरी हकीकी जमहूरियत और अवामी फैसलों की कबूलियत और सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। तो क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है? इसी हवाले से बात करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट कल स्टेटमेंट दी। एक तो इंटरनेशनल मंजरनामा बड़ी तेज़ी से बदला दिफाई मुआहिदा सऊदी अरेबिया से होने के बाद, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कल कहा कि बानी पीटीआई जो है वो किस्सा पारीना उन्हें करार दे दिया। मैं सर समझना ये चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल महाज है और जो सफारती पाकिस्तान की फतूहात हैं वो तो ना रुकने का सिलसिला जारी है और बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन जो दाखिली महाज हैं वो वहीं के वहीं अटके हैं। अपोजिशन अब जेलों में है। कल बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने भी वीडियो लिंक का भी बाइकआउट किया, फिर सीजे को भी खत लिखा और उन्होंने कहा कि मुझ पर केसेस बनाए गए हैं, अहलिया पर भी सारा। तो इस मंजरनामे को मैं समझना चाह रहा हूं सर। जी, लेकिन अदालत में आपको मालूम है कि उनके दोनों जो प्रिंसिपल मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने जाकर वाजे कहा कि जो तहाइफ दिए गए थे उनको मजबूर किया गया कि उनकी वो कम कीमत लगवाएं और लिहाजा वो तोशाखाना का जो केस है वो इसी पर मबनी है कि जो पाकिस्तान के अवाम का हक था उसको कम कीमत पर एक मैनिपुलेशन के जरिए उन्होंने हासिल किया। ये बार बार साबित हो रहा है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में हो जो तकरीबन 60 अरब रुपए बनते हैं, कि बानी चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत के मुर्तकिब हुए हैं और ये मामला जो है तो। और दूसरा ये है कि वो शख्स जिसके हाथ पर मस्जिद नबी में गलत नारे लगवाने का गुनाह हो और जिन्होंने जो है अपने वज़ारत उज़्मा के ज़माने में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया हो अपनी बद एहतियाती की वजह से और गलत सोच की वजह से, तो आज जबकि दुनिया भी आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी आगे बढ़ रहे हैं, तो बानी चेयरमैन का जो फॉरेन अफेयर्स का बेड़ा गर्क करना जो है वो बेहतर ही है कि माजी का किस्सा बन। तो सर ये फिर आप इंडोज कर रहे हैं मरियम बीबी का बयान, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह ही है और यही रहना चाहिए, तो फिर सर नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आज भी वो एक अदालती हुक्म के तहत इस वक्त ज़ेर तहवील है और जब तक अदालत का हुक्म रहेगा वो ज़ेर तहवील रहेंगे। जब अगर अदालत आने वाले दिनों में कभी समझेगी कि इन्हें कोई जमानत या आज़ाद करना है तो वो तो फिर अदालत का काम है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो अगर आज ज़ेर तहवील हैं या गिरफ्तार हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत की वजह से। मैं सर समझना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट सारी उसका फोकस जो है वो इंटरनेशनल अमूर के ऊपर है और सऊदी अरबिया के साथ इतना बड़ा मुआहदा जिसे पूरी दुनिया जो है पूरा वर्ल्ड जो है बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है और इंटरनेशनल जरीदे जब भी लिख रहे हैं वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर लिखकर फिर बात आगे कर रहे हैं और इन सारे देखिए ना, ये अल्लाह नहीं, देखिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसका जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा है। वफाकी हुकूमत का काम खारजा उमूर को और पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। और सूबाई हुकूमत जो पंजाब में है जिसका काम सैलाब में पहले जिसे कहते हैं रेस्क्यू करना था, वो रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उन्होंने रिलीफ देना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी कामयाबी से हुआ है। और अब आने वाले महीनों में जो रिहेबिलिटेशन है
उसका काम भी होगा। तो पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है और सूबाई जो वफाकी हुकूमत है वो अपना काम कर रही है। नहीं खुर्रम दस्तगीर साहब, असल में गवर्नमेंट तो चले कर रही है काम अपना, लेकिन डेमोक्रेटिक जो नेशंस हैं उनमें तो जमहूरियत सारी वो ऑपोजिशंस के साथ और वो शेडो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स इन वेटिंग होती हैं, वो सारी अंदर हो, जेलों में हो, तो फिर कैसे गवर्नमेंट वो फतूहात तो चले अपनी जगह, इंटरनेशनल सिनेरियो भी अपनी जगह, लेकिन दाखिली महाज जो है आपका, जो दाखिली मामलात हैं वो तो उसी डेडलॉक का शिकार हैं। और ये डेडलॉक कितनी देर मजीद चलेगा गवर्नमेंट को? डेडलॉक जो है वो अपोजिशन के जहन में है, क्योंकि वो उस कदम पर फंस गए हैं कि बानी चेयरमैन की रिहाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पाकिस्तान के अवाम ने जो उन्हें वोट दिए 8 फरवरी को, वो अपोजिशन का मैंडेट था। वो गवर्नमेंट को आकर ये हमें देखिए ना, बड़ा मैं वाजे कर देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फ्लड के मामले में रिलीफ की सूरत हाल हमने देखी, वो बड़ी भयानक थी पंजाब के मुकाबले में। वहां पंजाब उनसे 3 गुना बड़ा सूबा है, लेकिन वहां पंजाब से दुगनी अमवात हुई हैं। क्यों हुई हैं? बिकॉज सूबाई हुकूमत अपना काम नहीं कर रही। तो लिहाजा जिस काम करने का मैंडेट उन्हें पाकिस्तान की अवाम ने दिया था कि वो करके दिखाते कि देखिए हम पंजाब से बेहतर फ्लड रिलीफ कर सकते हैं, हमारे पास बेहतर जो है, हमने 12 साल हो गए हैं वहां उनकी हुकूमत है, हमने बेहतर स्ट्रक्चर्स कायम किए हैं फ्लड से निपटने के लिए, लेकिन वो करने में बिल्कुल नाकाम है। इसी तरह कौमी असेंबली में या पंजाब की सूबाई असेंबली में जहां उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो किसी भी तरह जो है, जो पाकिस्तान में जो पॉइंट आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी बेहतरी वो अपोजिशन का एजेंडा नहीं है। यही डेडलॉक है। जब वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी और फलाह की बात करना शुरू करेंगे, उसके बारे में तजावीज देना शुरू करेंगे, तो ये डेडलॉक आज खुद दूर हो जाएगा। क्या तजावीज वो, आप इस पे भी गाइड कीजिए, क्या तजावीज वो दें तो ये डेडलॉक जो है इसे एड्रेस किया जा सकता है? जी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि 12 साल से उनकी 13वां साल शुरू हो गया है। वो वफाकी हुकूमत को गाइड करें कि खैबर पख्तूनख्वा के जिन अजला में उनकी रिट खत्म हो गई है, तो सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर ऐसे ऑपरेशन करें जिससे वो सूबाई हुकूमत की रिट वापस आ जाए। वहां तो रात को कोई सरकार जो है वो नहीं होती इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में। वहां तो तालिबान और जो है ये दहशतगर्दों की हुकूमत है। तो क्या उनके पास कोई तजवीज नहीं है 12 साल की जो उन्होंने गवर्नेंस की है कि ये काम कैसे दुरुस्त किया जाए? इसी तरह जो है वो, अगर 12 साल में उनको कोई इंसाइट आई है कि अवाम को तालीम या सेहत के मामले में कैसे बेहतर डिलीवरी करनी है, तो हम बताएं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो ये जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान के अवाम की फलाह और बेहतरी का, उस तरफ तो वो आने ही चाहते हैं। बंद कौमी असेंबली में जहां इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, वो हमें बताएं, चले हम सुनने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान मर्द खवातीन हैं उनको किस तरह बेहतर और वाफर रोजगार फराहम करना है। क्या उनके पास कोई आइडिया है? हमें 1.5 साल में तो कोई नहीं है सुनने को मिला। वहां तो सिर्फ बलवा हो रहा है और वहां जो है नारे लग रहे हैं और बानी चेयरमैन को रिहाई की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की अवाम ने जो वोट दिया था वो बलवा करने के लिए नहीं दिया था, पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी के लिए दिया था, जो वो नहीं कर रहे, और यही डेडलॉक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, तहरीक इंसाफ की बात अगर सुने तो वो कहते हैं कि हमारे कायद जेल में, साबिक जो खातून अव्वल थी मोहतरमा बुशरा बीबी, वो जेल में, फिर उनका मैंडेट जो था 8 फरवरी का, उस पर आप लोग सारे बराजमान हो गए तहरीक इंसाफ का टेक के मुताबिक उनकी जो बात है। फिर 26वीं तरमीम जो हुई उसमें आपको पता एग्जैक्टली क्या हालात थे, क्या मामलात बने, किस तरीके से मसाइल थे उस रात भी जब पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अपनी जगह जारी था और दूसरी जगह मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिस्कशन बिलावल साहब से और नून लीग के वफूद जाया करते थे उन दिनों की बात। तो इस तरह मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर वो तो बहुत सारे, वो भी लंबी एक फहरिस्त गिनवाते हैं। नहीं, देखिए, उनके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, उनके सबसे ज्यादा ग्रीवेंस जो हैं पाकिस्तान की अदलिया से हैं। तो वो और ये साबित हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने भी इसमें कुछ, हम भी इसमें कुछ दफा ठोकर खाई है कि अदलिया के मामलात को अदालत में ही हैंडल करना चाहिए। बाहर करेंगे तो नुकसान होगा और उनको नुकसान हो रहा है। तो जहां वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो जारी रखे हैं, लेकिन वो बहुत दफा चूंकि इतना जो है वो मुबालगा करते हैं। अब जबकि 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं डियाला में, तो अब सब ठीक हो गया।
जब उनका मर्जी है वो इशू बना देखे जी मुलाकातें नहीं हो रही, अब 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं, अब कम्युनिकेशन भी हो रही है। क्या उससे जो है वो डेडलॉक खत्म हो गया? तो असल बात यही है, मैं फिर दोहराऊंगा कि वो अगर अपना किबला जो है पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी बेहतरी रखेंगे तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी डेडलॉक जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अपोजिशन के जहन में है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें तो बहुत तेजी से पेशरफ्त कर रही हैं। क्या खुर्रम दस्तगीर साहब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी नून लीग के अंदर या नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं कि इन सारे मामलात को न्यूट्रलाइज होना चाहिए? चूँकि आप लोग भी तो सर, आपकी जमात भी तो जेलों में थी जब इमरान खान जो हैं वो उनके पास क़यादत थी, और अब बिल्कुल वही सर्कल है जो थोड़ा रिवर्स हो गया। अब वही सर्कल अब वो फेस कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो आपके कायद, उनके यहाँ इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप तक क्या सरगोशियाँ पहुँचती हैं? एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग है क्या इस मामले को लेकर? ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुज़ाकरात की बेस से पीटीआई उठकर गई थी। हम आज भी वहां बैठे। अगर इनके पास कोई मुस्बत एजेंडा है तो जरूर लेकर आए। मसला मुस्बत एजेंडा ये है कि अगर इनके पास कोई तजवीज़ है कि 2029 के इंतखाबात को बेहतर किस तरह बनाना है, शफाफ किस तरह बनाना है, तो हम तैयार हैं बात करने के लिए। अगर इनके पास कोई तजवीज़ है कि हमें अदलिया के मामलात में किस तरह बेहतरी लेकर आनी है, जो कानून साजी के बाद भी बहुत स्पेस है, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इनके पास कोई तजवीज़ है इकोनॉमिक पॉलिसी में बेहतरी लेकर आने की, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, जो अवाम की फलाह की चीजें, वो तो पीटीआई का एजेंडा ही नहीं है, उस पर तो वो बात ही नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ उनके जहन में जो डेडलॉक है उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और यही उनके मफलूज होने की वजह है। और यही हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि हुकूमत बने 1.5 साल से जायद हो गया है कि पाकिस्तान ने तो हर सूरत आगे जाना है। जो लोग मफलूज होकर शिकार रहेंगे वो वही रहेंगे। अभी भी उनके पास मौका है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या उनके पास सूबाई हुकूमत नहीं है? तो वो पाकिस्तान की बेहतरीन हाकिमियत करके क्यों नहीं दिखा देते हम सबको, ताकि हम सब भी उनको फॉलो करेंगे। देखो भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम फिर उनकी तरजीह नहीं। अच्छा, आखिरी बात खुर्रम दस्तगीर साहब, समझना आपसे सिंपल ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पर बेशुमार सियासी केसेस बनते रहे, और सियासी केसेस के आप तैयारा साजिश केस से शुरू हो जाइए, आप पनामा पेपर से शुरू हो जाइए, फिर वो मामला जब वो 5-0 से घर जाते हैं उनको हुकूमत से निकाल दिया जाता है, फिर माइनस नवाज शरीफ साहब तक जाती है बात, फिर सदारत ले ली जाती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने, सारा आप लोगों ने उसे भुगता है। उसके बाद फिर तारीख ने बताया कि वो सारी चीज़ें साजिश थीं, या तारीख ने बताया कि वो कम अज़ कम सियासी मसाइल थे, सारे सियासी केसेस थे। अब कल कलां को इमरान खान साहब पे तारीख जब लिखी जाए और आज से 5 साल 7 साल बाद जब हम बात कर रहे हों और आप इससे सवालात कर रहे हों, तो आपसे पूछ रहे हो कि ये भी तो सारी चीज़ें सियासी बुनियादों पर की गई, तो कितना फेयर है ये मामला? आज ही आप बता दीजिए कि जो भी चल रहा है ये मामला, जिस तरह भी अपोजिशन जेलों में है, कितना फेयर है ये? इस दायरे से निकलने का अभी तक हमारे पास एक ही मॉडल है, और वो 2006 का मीसाक जमहूरियत। अगर पीटीआई समझती है कि हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है, जिस दायरे की तरफ आपने इशारा किया है, तो फिर उनको सियासी जमातों के साथ संजीदगी से बैठना हो। वो जो दस्तावेज थी मीसाक जमहूरियत की, क्या वो एक दिन में लिखी गई थी? उसके पीछे साल साल के तजुर्बात शामिल थे जिनसे सीख कर हम आगे बढ़े। अगर तहरीक इंसाफ ये इंडिया देगी कि उसने अपने तजुर्बात से कुछ सीखा है, बलवे के अलावा, फसाद के अलावा, इंतशार के अलावा, और वो वाकई संजीदगी से बात करना चाहते हैं, लेकिन जो भी वो बात करना चाहते हैं उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद ये होगी कि उन्हें दूसरी सियासी जमातों और उनके मैंडेट का एहतराम करना होगा। तो इससे पहले कि उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, जब तक वो दूसरों के मैंडेट का एहतराम नहीं करते और यही कहते रहेंगे कि नहीं जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ, तो अगर वो वहीं उसी डेडलॉक में बैठे रहेंगे जिसमें वो पिछले 1.5 साल से बैठे हैं, फिर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूं कि हम संजीदा अवामी फलाह और जमहूरियत की तक़वियत के लिए हमेशा बात करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंटरनेशनली तो बहुत कुछ बदल चुका, बहुत कुछ हो चुका, लेकिन जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। बल्कि कल मरियम बीबी ने बात करते हुए कहा कि अडयाला में बैठे इंसान को नहीं पता कि पूरी दुनिया का मंजरनामा बदल चुका है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को किस्सा पारीना करार दे दिया। तो ये मंजरनामा दाखिली महाज का मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जी। अगर तो अपने खुश होने के लिए या अपने सामने बैठी ऑडियंस को खुश करने के लिए आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सूरत हाल हो गई है कि अब खान साहब को कहा जाए कि वो किस्सा पारीना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तक ये उसी तरह डरती है पूरी की पूरी हुकूमत हो, जो भी हो। उनका ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन जल्दी होंगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी। इसमें तो मुझे तो कोई इबहाम नहीं है। जहाँ तक सियासी बयानात देने का ताल्लुक है वो ठीक है, दोनों तरफ से एक ही तरह के बयानात होते हैं। उधर से भी जब ये कहा जाता है कि 25 करोड़ अवाम जो है वो उनके साथ हैं, तो वो भी उतनी ही एग्जेजरेशन है जितनी इस तरफ से होती है सर। तो ये जो मंजरनामा है, इससे किसी भी सूरत खुश होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है जिसके ऊपर दोनों ही फरीक चल पड़े हैं इस वक्त, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत है और चाहे वो PTI है जी। तो बुखारी साहब, तबाही कैसे, ये मजीद अगर एक्सप्लेन कर दें। मैं तो देखिए बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ, व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें प्लीज़ कि ये मजीद तबाही कैसे हो सकती है। देखिए, अगर तो प्रेशर के अंदर आके हुकूमत इलेक्शन करवाने पर तैयार हो जाती है, जिसका अभी फौरी कोई इम्कान नहीं है, तो मेरी तबाही से मुराद ये है कि अभी तक भी PTI का वोटर जो है वो इंटैक्ट है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। सिर्फ एक वजह से मेरे ख्याल से लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया कि उनकी कॉल्स के ऊपर पिछले 3-4 मरतबा उतनी तादाद में लोग नहीं आए हैं जितनी तादाद में वो तवक्को कर रहे थे। राइट। लेकिन ये भी कोई क्राइटेरियन नहीं है जज करने के लिए कि एक पार्टी जो है जो क्लेम करती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो ठीक होते तो उनका ये दावा कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। ऐसी पार्टी को अगर आप समझें कि आपके जुमलों में आपकी खुशी की खातिर कहे गए अल्फाज में सारी सूरत हाल सियासी बदल जाएगी, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से PTI जो है अभी भी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल के ऊपर उनके वर्कर अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उसकी वजूहात बहुत और हैं, लेकिन उनका वोटर जो है वो मेरे ख्याल से अभी तक इंटैक्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रिस्क लेने जा रही है हुकूमत तो वो तबाही का रास्ता है फिलहाल जी। अच्छा बुखारी साहब, दूसरा गवर्नमेंट का आप अब क्या देख रहे हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उसकी हुई है, या जो सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा करने के बाद गवर्नमेंट के मसल्स बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत बेहतरी उसमें आ गई है, या इस सिनारियो को इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए जैसे मैं पूछ रहा हूँ? देखिए, गुजारिश ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक ठीक है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को बहुत, और दिफाई फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान को बहुत अचीवमेंट्स मिली हैं। इंडिया के साथ वॉर जो है वो 4.5 घंटे में जिस तरह ख़त्म हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान की एज ए कंट्री अहमियत बड़ी है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। जो बयानियाँ बना के हम लेके चले थे, यानी जो हमने वफूद भेजे थे, उनकी जिस तरह से पजीराई हुई है, जिस तरह से हमारे मौक़िफ़ को माना गया है, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतेह है। और अब ये जो जिसको कहते हैं ना कि आखिरी कील जो ठुकी है, वो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ये अभी मेरे ख्याल से लोग इसकी अहमियत को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे हैं। दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक का ख्याल ये है कि जी ये पता नहीं क्या होगा, दूसरों का ख्याल ये है कि जी नहीं कोई नहीं, ये तो कुछ फ़र्क इससे नहीं पड़ता, पहले भी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज वहाँ थी। ये ऐसा नहीं है, ये इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। देखिए, जो इसराइल है उसकी जो इरादे हैं, वो जो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं वो नेतन्याहू जैसा पागल आदमी सर, वो उसके अंदर तो फिर बहुत सारी मुमलिकत शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, बिकॉज सऊदी अरेबिया करीब तरीन मुल्क है अपने इसराइल के। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इब्तदा है, ये अभी एक्सपैंड करेगी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। सबसे पहले इसमें अमारात आएंगी, अरब अमारात, और उसके बाद कतर समेत बाकी के मुल्क आएंगे। उसकी वजूहात हैं। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछली 7 दहाइयों में हर मुश्किल वक्त में बिट्रे किया है, चाहे वो छठा बहरी बेड़ा था जो आ रहा था इस पाकिस्तान के फॉल को बचाने के लिए,
चाहे वो PL-480 थी, उससे पहले थी, चाहे वो F-16 का मामला था, उनकी बिट्रेयल की तो लिस्ट एक बहुत लंबी है। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने भी वही मज़ा चखा है कि ये ट्रंप के मूड पर है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा सिनारियो बदल रहा है, मैं कहूँगा ये कि ये नया एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको तश्कील पा रहा है। आपने देखा कि रूस और चीन के जो आपस में मुखासमत थी वो ख़त्म हो गई है। रूस के पुतिन कहते हैं कि चाइना तो बड़ा भाई है। तो आप सोचिए ज़रा, तसव्वुर कीजिए थोड़ी देर के लिए कि तुर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ये अगर मिलेंगे तो एक तो ये कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और दूसरा ये कि दिफाई एतबार से चाइना ने जो रेपुटेशन अर्न की है इन टर्म ऑफ इसका जो यानी जो इसकी वॉर मशीनरी है और जो तैयारे हैं, जो मिसाइल सिस्टम है उसका, उसने तो दुनिया को चौंका के रख दिया है। तो अब पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा है जो कुछ ये नज़र आ रहा है। जी ठीक। अच्छा, आखिरी बात बुखारी साहब, मुझे फिर ये समझनी है कि आपकी दानिश में फिर शहबाज शरीफ साहब नून लीग को बहुत महारत से और बेटर अंदाज से लीड कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आप देखिए कि अगर जहांगीर करामत के दौर में शहबाज शरीफ साहब हों पावर में तो वो इस्तीफा ही नहीं हो रहा, अगर वही पावर में हों तो फिर वो मुशर्रफ साहब वाला कूब ही नहीं हो रहा, फिर वो बाजवा साहब से जो कन्फ्रंट्रेशन में चले गए नवाज शरीफ साहब, वो भी नहीं फिर हो रही। तो इसका मतलब अब ये लिया जाए कि बेटर तरीके से नून लीग को अच्छी डेस्टिनी के साथ, अच्छी महारत के साथ शहबाज शरीफ साहब बेहतर लीड कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको ज़रा और तरह से कहूँगा अगर आप मेरी बात को समझें, वो ये है कि जब तक मिलिट्री लीडरशिप की और सिटिंग गवर्नमेंट की कुट्टी नहीं होती है तो सब कुछ जो है वो जिसकी मर्ज़ी से हो रहा है, उसका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, एवरीबडी नोज इट। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो जो कुछ भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं उसके पीछे नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। तो मैं ये जो मुआहिदा हुआ है इसका क्रेडिट भी मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इसमें से अगर आप जनरल आसिम मुनीर का रोल निकाल दें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। अमेरिका से कुर्बत के पीछे भी आपको वही एक कदवर शख्सियत नज़र आएगी। सऊदी अरब के मुआहदे के बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्नॉलेज किया है कि इसमें आसिम मुनीर की बड़ी मेहनत है। तो जब तक तो स्टैब्लिशमेंट और सिटिंग गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल अलायंस की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, इनके बीच आपस में कुट्टी नहीं होती है और बेहतर चीज़ें होती जाएंगी। जी, मतलब आप समझते हैं कि ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो उसी वक्त ही अच्छा डिलीवर करेगी जब सब अच्छे की आवाज़ रहे और वो परफॉर्म भी उसी तहत कर सकती है, उसी रूल के तहत। देखिए, अगर तो आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो जब भी कभी कोई गवर्नमेंट चली है, चाहे वो जिसकी भी थी, उसके पीछे वही होते हैं और वही हैं और वही रहेंगे। ऐसा इंतज़ाम कर लिया गया है कि बहुत जल्द मिलिट्री लीडरशिप में कोई तब्दीली होने नहीं जा रही है, क्योंकि ना हुकूमत चाहती है ना हुकूमत के ये बस में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर वो जिस तरह की कानून साजी की है, सबसे पहले PTI ने कि 3 साल की एक्सटेंशन को राइट बना दिया गया आर्मी चीफ का, दूसरों ने आने वाले ने कहा नहीं 3 साल तो कम है, इसे 5 साल कर लीजिए। अगर ये बातें दुरुस्त हैं और आइन का हिस्सा हैं जो कि हैं, तो 1932 तक तो भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। और जब तक वो हैं उस वक्त तक ये हुकूमत जो है इसके साथ कुट्टी होने के इम्कानात मुझे बहुत कम लगते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI जो है वो उसने अपना स्टांस नहीं बदला है। वो जब तक एस्टैब्लिशमेंट को कर्ज करना नहीं छोड़ेंगे, खान साहब भी जेल में ही रहेंगे और पार्टी का भी यही जिस तरह का हाल आज हमारे सामने है कि इतने ग्रुप तो कभी किसी एक पार्टी में नहीं बने जितने आज PTI में हैं। तो बुखारी साहब, इसमें फिर नवाज शरीफ साहब का रोल तो फिर कुछ भी नहीं, बड़ा महदूद सा रोल दिखाई दे रहा है जो आप पिक्चर बना रहे हैं, जो तस्वीर कशी आप कर रहे हैं। देखिए, वो मैंने कहा ना कि वो पार्टी के अब एक रहबर कह लीजिए, आप उनको कोई भी टाइटल दे लीजिए, वो कम से कम उनकी अपनी पार्टी के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई है। लेकिन चूंकि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे जो शहबाज शरीफ साहब करने पर आमादा भी हैं और कर भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो बैक एंड पे पीछे बैठेंगे, सामने नहीं आएंगे, वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये तो मतलब है उनकी डिस्क्रिप्शन थी ना कि अगर वो चाहते तो बन जाते। लेकिन चूंकि उनकी जो तारीख़ है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कोई बहुत एनविएबल नहीं है, वो बहुत अच्छी नहीं है। 4-5 चीफ से वो लड़ लिए, 4-5 चीफ जस्टिस से वो लड़ लिए, तो इसलिए वो बैक एंड के ऊपर बैठे हुए हैं। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है उनसे। और जो शहबाज शरीफ हैं
वो ही इज़ ए गुड बॉय। आई मीन उनके काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, बड़े सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरियम बीबी ने कल गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई को कहा कि वो तो किस्सा पारीना है और अब तो अडयाला में बैठे जो शख्सियत हैं उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया सारी बदल चुकी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस पे टेक आपका क्या टेक है जी? सर गुजारिश है कि मरियम बीबी जो है वो और उनकी पार्टी और उनके वजीर जो है वो अक्सर इस किस्म की अदम हकायक पे जो नामबनी हो वो बात करते रहते हैं। अगर वो किस्सा इमरान खान तो किस्सा पारीना नहीं है, इमरान खान तो अभी भी हकीकत है, कल भी हकीकत रहेंगे। आपसे समड़ियाल का इलेक्शन तो संभाला नहीं गया, आपकी कारकर्दगी जो है कि आपकी वोट बैंक जो है बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा इन स्पाइट ऑफ, और आपने इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा हमायत हासिल है। बल्कि इस्टेब्लिशमेंट अगर ना होती तो ये तो सारा मिलिट्री डिप्लोमेसी का रिजल्ट है ना जो हम देख रहे हैं। जो इंटरनल मामलात इनके ज़िम्मे हैं वो तो नहीं हो रहे ना। देखिए ना, स्कैंडल हर कोई आपके दौर में आ रहा है, चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, फ्लड की जो सूरत हाल है उसको आप देख लें। मतलब क्या जो है स्कैंडल्स होंगे, एक लाइन लगी हुई है जो इनका मौजूदा आता है। जिस तरह से इनको सपोर्ट हासिल है, ये तो इन्होंने तो लाने वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और मेरा ख्याल में अब वहाँ पे एक सोच आनी चाहिए कि अवाम के लिए वो इदारे जो हैं वो अवाम के लिए हैं, वो किसी एक पार्टी के इदारे तो नहीं है। तो जिस तरह की इनकी जो सोच है या इनकी जो अप्रोच है वो तो बिल्कुल फ्लॉड अप्रोच है, गैर सियासी है और सेल्फ सर्विंग है, बिल्कुल सेल्फ फोकस्ड है। इस तरह से तो पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा ना जी, पाकिस्तान तो पीछे जा रहा है। ये अस्पतालों की बात करते हैं, वाले साहब आज भी लंदन जाके चेकअप कराते हैं। कौन सा अस्पताल इन्होंने बनाया है, कौन सा एजुकेशन जो है वो इदारा इन्होंने कायम किया है, कौन सा इन्होंने जो है ऐसा मामला किया जिसपे ये फखरी अंदाज मास हुए तस्वीरें छुपवाने के 6-6 रोटियों के पैकेट पे तो तस्वीरें छुपाते रहे। लोग इनसे बहुत सी नफरत करते हैं, ये अकेले बाहर भी नहीं निकल सकते। अच्छा चौधरी साहब, मैं दूसरा ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट जो है सफारती महाज पर ये सारी जो डिस्कशन हुई, फिर सऊदीया के साथ जो पैक्ट साइन हुआ, ये इन सारे मामलों को लेकर तो गवर्नमेंट के मसल्स काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो इसमें तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटजी वो वहीं खड़ी है बिल्कुल, उसमें कोई बेहतरी भी नहीं है, धड़ेबंदियां भी उसी तरह हैं। इस पर गाइड कीजिए, इसका क्या होना चाहिए? कमाल करते हैं हम, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी तो बनाई है हमने। हम अजाने देंगे छतों पर चढ़ के और उसके बाद धमाके से दरवाज़ा उड़ जाएगा खुले का अडयाला का और अलादीन का कालीन जाएगा और वहाँ से सारे बैठ के बाहर आ जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी तो हमने बनाई है। नोबेल इनाम मिलना है हमारी क़यादत को। आप कह रहे हैं हमारी क्या अपना स्ट्रेटजी कोई नहीं है? नहीं, आपके ज़ौक़े इंतखाब की मैं दाद दे रहा हूँ। जो अलादीन का आपने बीच में क्लीन डाला है, बड़ा अच्छा है, मंजर कशी तो बहुत अच्छी है। आप बताइए ये फिर कौन स्ट्रेटजी मेकर है इस वक्त, कैसे चल रहा है मामला, गाइड कीजिए इस पर। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी इंटरनेशनली जो है वो में बहुत कामयाब रही है। इंडिया को जंग हराने के बाद अमेरिका से क्लोजनेस हुई है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की, जो कि पहले शकूक व शबहात थे। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया का जो पैक्ट हुआ है, ये एक हिस्टोरिक पैक्ट है, पीटीआई ने भी वेलकम किया है इसको। तो ये तो एक मेजर अचीवमेंट है। लेकिन जो दाखिली खलफशार है, ये इंतशार है, उसको भी हल करने के लिए तो आपको कोई कॉन्क्रीट एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। वरना तो इस वक्त जो अंदरूनी खलफशार है उससे आपको इतने बड़ी कामयाबियों के जो सम्राट हैं वो उस तरह से हासिल नहीं हो सकेंगे जो होने चाहिए। देखिए ना, मकसद तो पाकिस्तान को मजबूत करना है ना फहद जी। किसी एक शख्सियत, किसी एक पार्टी, किसी एक इदारे को तो मजबूत करना जो है वो मकसद नहीं है। बल्कि हैरान कुन तौर पे देखिए कि मैं पीपल्स पार्टी को इस सारे मामले में, कज़िये में कहीं नहीं देख रहा। अगर मतलब उनका कोई प्रेजेंस ही नज़र नहीं आ रही तो जो सारा मामला है, पीटीआई तो क्योंकि अपोजिशन है, ज़ेर-ए-ताब है, वो तो डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी भी कहीं भी नज़र नहीं आई मुझे। वो तो प्राइवेट बिजनेस टूर पर ज़्यादा सब गए हुए थे फैमिली को लेके चाइना में। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको अगर आपने पीटीआई के पास जो प्रॉब्लम इस वक्त जो है, जो पहले भी मैं आपके शोज़ में कह चुका हूँ कि खान साहब के पास पॉलिटिकल हिकमत अमली है नहीं, और दूसरी साइड गालिबन इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करती कि एंगेज किया जाए। अब इसका कोई हल जो है वो सियासी हल तो निकलना है,
पॉलिटिकल स्पेस दोबारा पॉलिटिकल पार्टी को लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही बात आगे चलेगी। फिलहाल सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत है। असेंबली से इस्तीफे देने की बात हो रही है, मेरा ख्याल में टाइमिंग दोस्त नहीं है, उसका जो रिजल्ट है जो ये चाहते हैं वो नहीं हासिल होगा। जलसा पेशावर में एक अच्छी एक्टिविटी ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो एक दिन की एक्टिविटी है, उसके वो उससे एक पार्टी का एक मुतहरिक रहना तो हो सकता है, इससे ज़्यादा उससे कुछ हासिल नहीं होना। टीम जो है जो खान साहब ने चूज़ की हुई है उसके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे खान साहब की बाहर आने की कोई उम्मीद जो है इस वक्त लगाई जा सके। और इस वक्त जो है पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है वो डिजरे में है। जेल के बाहर कैसे कौन लीड करे आपके ख्याल में, या आप कोई ऐसी टीम बताइए कि जो पॉलिटिकल बारगेन अच्छा कर सके, पार्टी की स्पेस वापस लेने में बड़ा रोल प्ले कर सके, इसी तरह पार्टी की फिर सियासी हिकमत अमली भी बने, कुछ उसके सुतून नजर आए। आप कुछ गाइड कीजिए, कौन होना चाहिए बाहर जो लीड करे? देखिए, लीड जो भी करे, एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब का जो जेल के बाहर का जो फोकस होना चाहिए ना, वो इमरान खान साहब का मैसेज होना चाहिए। वहाँ पे किसी की मुलाकात है नहीं है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, जिस किसी की मुलाकात होती है वो हो जानी चाहिए वहाँ पे, ताकि खान साहब को पैगाम बाहर आए। इस वक्त जो ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि खान साहब का मैसेज तो साइड पर रह जाता है, वो जो बाहर धमा चौकड़ी होती है उस पर ज़्यादा जो है वो फोकस हो जाता है। इसी तरह जैसे ये अब कल भी इशू था जजेस का, पीटीआई के कुछ हमारे दोस्त हैं वो बहुत जज्बाती हैं, जो बाहर के मेंबरान हैं, उनको चाहिए कि मीडिया से, वकीलों से, जुडिशरी से, और देखिए इतनी लड़ाइयाँ तो सर कोई पार्टी नहीं ना लड़ सकती जितनी पीटीआई ने की है। और उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग ना पार्टी के अंदर से लोग एम्पावर नहीं है जो चाहते हैं, और फैमिली में से भी हमेशा आपने देखा कि लड़ाई बढ़ाने की कोई एफ होती है, वहाँ पे कोई ऐसी कोशिश नहीं होती कि आग पे, जलती आग पे जो पानी डाला जाए। तो ये भी तो एक बात है ना। देखिए, अगर खान साहब जज्बाती हैं, खान साहब तो गुस्से में हमेशा ऐसे ही रहे, लेकिन कोई एक बंदा तो हो ना जो अमन की बात करे, जो कि इस मसले से बाहर निकालने की बात करे, वो कोई भी नहीं है। इससे फिर मसला ये पड़ता है कि आप जो मुश्किलात में बढ़ती जा रही हैं और वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मकबूलियत खान साहब की बहुत ज़्यादा है, इस पर कोई शक की बात नहीं है। आज भी अगर इलेक्शन होगा खान साहब हैंड्स डाउन जीत जाएंगे, लेकिन मकबूलियत को कामयाबी में बदलने के लिए भी तो सर कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना, वो किसी के पास नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो बाइकआउट किया वीडियो लिंक पर अपीयरेंस से, उस पर क्या टेक है आपका? वो हक में जाएगा, नुकसान में जाएगा? उसका तो देखिए नुकसान ही होगा फिर। नहीं, खान साहब को पेश करना चाहिए, उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये उनका हक है आइन और कानून के तहत। ये फेयरनेस ऑफ ट्रायल जो है वो जो है कंप्रोमाइज होती है। वो अब जेल में है, वकील उनके साथ नहीं है, किस माहौल में उनको रखा जा रहा है या वहाँ पे क्या है, कितने दबाव में है या कहाँ पे, वो तो नहीं आप इंश्योर कर सकते। और फिर मीडिया की एक्सेस नहीं है ट्रायल के अंदर, आप कैमरे, वो जी उनकी कोई तस्वीर या आवाज़ ना आ जाए, तो ये चीज़ें तो अगर 2-2.5 साल बाद आप इस चीज़ को ही नहीं फेस कर सकते पॉलिटिकली, तो फिर बाकी आप क्या किस पारीनिया की बात करते हैं? तो मतलब ये बात है ना कि आप इमरान खान साहब को बाकी कैदियों की तरह पेश करें, उनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आप करें, सिक्योरिटी आपका स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, कि बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो रिक्विजिट जो सिक्योरिटी जो है वो दी जाए, और सिक्योरिटी दी जाती है हमेशा, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो आप उनको सिक्योरिटी में लेके आए उनको, ताकि और मीडिया तक एक्सेस दें, ताकि जो गलत फहमी है वो बात हो, फिर उनके लोगों की जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी एक्सेस डेवलप करें ना, ताकि वो उनको भी कोई सारा मामला सही पता चले। कोई उनको बिल्कुल एक जो कंट्रोल्ड मुलाकातें हैं जिसमें सिर्फ एक लिमिटेड किस्म की जो बातें जाती हैं उनको खोलने दें, दूसरे लोग अपनी राय दें। इस तरह ही होता है ना। अगर आप कंट्रोल्ड मुलाकातें करने रखेंगे, सियासी लोगों को नहीं इजाजत देंगे, तो इससे तो प्रॉब्लम हुई। बहुत शुक्रिया जी। फैसल चौधरी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। उनका कहना था कि ओपन ट्रायल में आप पेश कीजिए, बाकी मुल्ज़िमान की तरह गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।